गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको नया दिन में। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, एक नया अज़्म है। बहुत सारी नई खबरें हैं, बहुत सारी पुरानी खबरें ऐसी हैं जिनमें नई डेवलपमेंट हुई है, नए नए टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है, नई रिपोर्ट्स हैं, नई चीज़ें हैं, बहुत कुछ होगा भाई आपके लिए। लेकिन सबसे पहले होगी अच्छी बात, क्योंकि अच्छी बात हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, यानी मेंटली हेल्थ के लिए अच्छी बात आपकी ज़िंदगी गुजारने के पैटर्न को शायद चेंज कर दे। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी की भलाई का ज़रिया बन जाएं तो क्या ही बात है। तो भाई हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। हमने अक्सर ही देखा है कि हम कभी भी कोई भी छोटी सी गलती अगर हमसे सरजर्द हो जाए ना, तो हम कहते हैं यार छोटा सा तो मसला था, कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। नहीं, कभी भी कोई छोटी गलती है उससे सीखना है, उससे सीख के आगे बढ़ना है। ये ना हो कि आज आप एक छोटी गलती एक जैसे 1.1 वाली कर रहे हैं तो अगर आप 2.1 वाली करें, ये आपकी ज़िंदगी को एक गलतियों भरी ज़िंदगी बना सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। आपको बताएं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर मेयर की जंग के नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी 93 सीटों के साथ सबसे आगे है। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों पर कामयाबी समेटकर दूसरे नंबर पर रही है। तहरीके इंसाफ 40 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आई है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम 235 यूसीज की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो जारी कर दिए हैं। प्रोग्राम में इस पर हम तफसीलन बात करेंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है कि अब ये सवाल है कि कराची की मेयरशिप किसके हाथ में आएगी। जवाब तो यकीनन मिल चुका होगा, लेकिन हमारा काम है जी सवाल उठाना, जवाब लेना। और जिसके हाथ में कराची की मेयरशिप आएगी उसके पास कितने चैलेंजेस होंगे और क्या स्ट्रेटेजी बना सकता है वो इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाने का मिशन है। पाकिस्तान बोट रैली सीजन 2 का इनेकाद फरवरी में होगा। बोट रैली के बाद फिशिंग टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया जाएगा। प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये किस तरह से जो है इनके इनेकाद किए जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आप पार्टिसिपेट करने का सोचें तो किस तरह से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सर्दी पड़ रही है, कराची जैसे शहर में भी सर्दी है। रात फुल ठंडी होती है कि स्वेटर्स, कोट, जैकेट पहन के आपको बाहर निकलना पड़ता है। इसका मतलब है कि सर्दी है। बलूचिस्तान ज़ियारत में जो है हमने देखा है कि सर्दी का राज है। बलूचिस्तान में हर तरफ जो है वो सफ़ेदी नज़र आ रही है। ज़ियारत में पारा -12, कोयटा और कल्लात में -9 रिकॉर्ड किया गया है। कराची में ठंडी हवाएँ चल रही हैं। अच्छा, ये कराची की अपनी मकामी हवाएँ नहीं हैं, ये साइबेरियन हवाएँ हैं जो कि कोयटा से आती हैं। अब लोगों को ठंड में मुब्तला कर रही हैं, लोग ठिठर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सर्दी का स्पेल थोड़ा ज़्यादा रहे, जो कि महकमे मौसमियात कह भी रहा है कि कराची में थोड़े और दिन जो है सर्दी ठहर सकती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में रवां बरस की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। 5 रोज़ा मुहिम में 4 करोड़ 42 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और 3,60,000 से ज़ायद टीमें इस मुहिम में शरीक होंगी। अच्छा, जब पोलियो मुहिम का आगाज़ होता है तो मैं हमेशा से अपनी पोलियो टीम्स के लिए दुआ गो होती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऐसे लोग जो कि नहीं चाहते कि ये मुहिम आगे चले, इस मुहिम से हम जो है पोलियो का ख़ात्मा कर सके पाकिस्तान में, वो टीम्स को निशाना बनाते हैं। तो अल्लाह ताला पोलियो की टीम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और वो बहुत बखूबी तरीके से काम अंजाम देते हैं। फ्लड हो, बर्फ़बारी हो, कोई भी मसला हो, वो रुकते नहीं हैं, उनके आगे कोई रुकावट नहीं आती, कोई हर्डल नहीं आता। वो अपने काम को, अपनी इस सर्विस को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपकी हेल्थ पर हमने आज बात करनी है। हाई ब्लड प्रेशर है या फिर लो ब्लड प्रेशर है, ये एक आम सी बीमारी हमें लगती है। हम कहते हैं ना कि बस ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो ये बीमारी तो आम सी है, लेकिन इसका इलाज अगर नहीं किया जाता, इस पर अगर तवज्जो नहीं दी जाती, तो ये आपकी बीमारी, ये जो बीमारी है ये आपकी जान ले सकता है। ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इसका इलाज क्या है, इसकी एहतियात क्या है, आज हम प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, रिपोर्ट्स हैं जो कि आज हमने आपको दिखानी है, जिन पर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात होगी बल्दियाती इंतखाबात की। कराची में मेयर किस पार्टी का होगा, कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। बल्दियाती इलेक्शन के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी बहुत अच्छा खेली है भाई, 86 सीटें हासिल की हैं।
तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ रही है जिसने 40 नशिस्तें जीती हैं। 235 नशिस्तों की ये सूरत हाल है कि मेयर बनाने के लिए सियासी जमातों को एक दूसरे के इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ गई है। हमने कल इस पर बात की थी और ये हमने कहा था कि हो सकता है जी के हाथ मिला लिया जाए। सो लेट्स सी के पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी क्या डिसाइड करती है। अब मेयर अब कौन किससे हाथ मिलाएगा, मेयरशिप का खेल बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। ये वो फिल्म थी बल्दियाती इंतखाबात की जिसमें हमने थ्रिल भी देखा, हमने एक्शन भी देखा, हमने ड्रामा भी देखा, सस्पेंस भी बहुत ज़्यादा था। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पर मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे। कराची किसका, अवाम ने फैसला सुना दिया। तवील इंतजार के बाद बल्दियाती इलेक्शन के दिलचस्प नताइज आ गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, मगर जियाला मेयर लाने का ख्वाब अधूरा ही रह सकता है। वजह यह है कि जमात इस्लामी ने भी 86 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया है। तहरीक इंसाफ के पास भी 40 सीटें आ चुकी हैं। खिलाड़ियों ने वजन डाला तो तराजू 126 नशिस्तों के साथ हाफिज नईमुर रहमान की जानिब झुक जाएगा। पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को भी साथ मिला ले तो भी नंबर्स कम हैं। मुस्लिम लीग नून को मिली हैं 7 यूनियन काउंसिल्स, JUI की निशिस्तें हैं 3, तहरीक लब्बैक के 2 और 3 आजाद उम्मीदवारों को भी मिलाया जाए तो भी नंबर 108 का बनता है। मेयर के इंतखाब के लिए खेल दिलचस्प हो गया है। देखना यह है कि कौन किससे हाथ मिलाता है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब की बात करें तो इस दौड़ में पीपल्स पार्टी को 1 टाउन की बढ़तरी हासिल है। कराची के ज़िला मलीर के तीनों टाउन्स में चेयरमैन की नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। ज़िला जनूबी के लियारी टाउन और सदर टाउन का चेयरमैन भी जियाला ही होगा, जबकि ज़िला शर्की के सोहराबकोट टाउन में भी पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होगा। ज़िला किमाड़ी के तीनों टाउन्स में भी चेयरमैनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। लेकिन बात करें कराची के सबसे बड़े ज़िले की तो ज़िला वस्ती के 5 टाउन्स में चेयरमैन जमाते इस्लामी के होंगे। ज़िला शर्की में भी 3 टाउन्स की चेयरमैनशिप जमाते इस्लामी के पास आई है, जबकि चनेसर टाउन में चेयरमैन के लिए जोड़ तोड़ का इम्कान है। कोरंगी में भी जमाते इस्लामी का वाज़े बढ़तरी जो है वो उन्होंने हासिल की है। जिना टाउन की 11 यूसीज़ में से जमात इस्लामी ने 7, तहरीक इंसाफ ने 4 यूसीज़ हासिल की हैं। जिना टाउन में चेयरमैन जमाते इस्लामी का होगा। तो ये मुकम्मल सूरत हाल बनी है जो कि हमने आपको बताई है और बड़े दिलचस्प हो गए ये बल्दियाती इंतखाबात। इनके नताइज पहले तो एक सस्पेंस हो रहा था, डेट्स मिल रही थी, अब जो नतीजे आए हैं वो भी बड़ा आपको शॉकिंग सा एक वो दे रहे होंगे कि ये नतीजे आए कैसे हैं। खैर, जमात इस्लामी ने DRO ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ये कह रहे हैं कि कराची के मैंडेट पर शब खून नहीं मारने देंगे और टेक्निकल तरीके से पीपल्स पार्टी की नशिस्तों को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। जिस DRO के दफ्तर के बाहर ज़्यादा धांधली हुई वहाँ सबसे बड़ा धरना दिया जाएगा। क्या कह रहे थे वो अपनी गुफ्तगू में, ज़रा आपको सुनवाते हैं। जिसकी मैंने समराइज़ किया है कि 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं, हम जीत चुके हैं और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया, उन्होंने हमें हरा के पीपल्स पार्टी को जितवा दिया। ये है वो फॉर्म 11 जो हमने जमा किए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैं तो ये ज़्यादा बातों में जा ही नहीं रहा, प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग, मैं इसमें नहीं जा रहा अभी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी को कराची के लोगों ने सबसे बड़ी जमात के तौर पर वोट दिए हैं। हम अपने अवाम के इस मैंडेट पर शब खून नहीं मारने देंगे। तो ये ज्यादती नहीं करें, हमारी ना किसी से लड़ाई है ना दुश्मनी है, लेकिन आप हमारे मैंडेट पे कब्जा करेंगे तो हम एहतजाज का भी हक रखते हैं, कानूनी हक भी रखते हैं और ये हक भी रखते हैं कि फिर हम आपसे हर महाज पे मुकाबला करेंगे।
हर कोई अपना अपना अलग अलग मौक़िफ़ बना के बैठा है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अब शायद मुत्तहिद होकर ये सोचने की ज़रूरत है कि कराची को किस चीज़ की क्या ज़रूरत है या कराची के लिए क्या होना चाहिए। फ़ारूक सत्तार MQM रहनुमा हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फ़ारूक भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। वैसे जो नतीजे आ रहे हैं वो तो यकीनन आपने भी सुने होंगे। MQM ने बॉयकॉट कर दिया इस इलेक्शन का। डू यू रियली थिंक कि आवाम ये सोच रही है कि जी मैदान खुला छोड़ दिया MQM को ऐसा नहीं करना चाहिए था? जो नतीजे आ रहे हैं उसको देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है, आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक थी? पहली बात तो ये कि देखें, जिन जमातों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी और PTI, वो बिल्कुल उनका भी मौक़िफ़ MQM का ही था, हल्का बंदियों पाना। अच्छा, अब उन्हें भी अंदाज़ा हुआ कि हल्का बंदियों से जितनी बड़ी धांधली हो चुकी है इस इलेक्शन में, और ये इलेक्शन जितने मुतनाज़ा हो चुके हैं, फिर एक बड़ा जो कॉम्पिटिटर हो सकता है, जो एक बड़ी जमात रिवायती तौर पर जो बल्दिया में 3 मरतबा अपना मेयर ला चुकी है, अगर वो अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक समझती है कि 73 सीटें अगर हमसे छीन ली गई थी और उन 73 सीटों के डेफिसिट और ख़सारे से अगर हम इस इलेक्शन में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कराची के शहरियों और वोटर को वो हक़ तो ना दिला सके जो 73 सीटों से उनका हक़ पहले ही छीन लिया गया, इलेक्शन चुरा लिया गया था। सही है। अब बताइए कि उस खसारे के साथ शुरू करते हैं जहां हम लोगों को ये बुनियादी हक़ नहीं दे सके कि उनके 3 वोट जो हैं वो किसी मुखालिफ के 1 वोट के बराबर, ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी और केमाड़ी में जो बल्दिया टाउन का ख़ास तौर पर वोटर है, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ कि जहाँ कम आबादी और कम वोटर है वहाँ ज़्यादा सीटें हैं। अच्छा। और जहाँ ज़्यादा आबादी और ज़्यादा वोटर है वहाँ कम सीटें हैं। जहाँ कम आबादी और कम वोटर वहाँ ज़्यादा सीटें। तो ये पहले ही इतना बड़ा ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था ना। हाँ। तो जो जमातें सिर्फ कुर्सी या मेयरशिप के लिए और इख्तिदार के लिए इलेक्शन लड़ रही है, वो कैसे आगे जाके लोगों के मसाइल हल कर सकती है जब ना आवाम की वो हिमायत होगी, ना वो तायीद होगी, ना वो पजीराई होगी। तो पहली बात तो फ्लॉड इलेक्शन। अच्छा, फारूक भाई, कतला कलामी की माज़र, देखिए जमात इस्लामी का भी पॉइंट यही था, बट वो मैदान छोड़ के गई नहीं, इलेक्शन लड़ा और जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए तो बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखें, जमात इस्लामी लड़ती, उसे अगर सीटें जो थी वो मिली, लेकिन उन्हें ज़्यादा वोटर्स वाली सीटें उन्हें मिली हैं। तो उसूलन तो उनकी सीट्स, अगर आप वो जो 73 सीटें शामिल कर लें, अगर MQM को निकाल भी दे तो ये 80 सीटें नहीं, ये 120 सीटें होनी। फारूक भाई, उन्हें जमात इस्लामी की मैं अगर स्पेशल बात करूँ ना, तो जमात इस्लामी को वो सीटें मिली है जहाँ से आप लोगों के जो है वो नुमाइंदे जीत रहे हैं। वही मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए ना, असल तो पीपल्स पार्टी ने बहुत चालाकी के साथ अपने जो रिवायती हल्के हैं वहाँ अपनी सीटों की तादाद में गैर मामूली तौर पर इजाफा कर दिया और वो कराची के दाई बनकर सामने आ गए। असल में पहले ही 2013 के बल्दियाती कानून में आर्टिकल 140 की सरीहन नफ़ी है और उसकी नफ़ी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का इख्तियार, वाटर बोर्ड, पानी निकासी आप, फिर उसके बाद मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे शहरी उमूर तो वैसे भी सूबाई हुकूमत ले रही थी। ये सिर्फ लेजिटिमाइज़ करना था कराची पर अपने कब्ज़े को। अच्छा। और अब ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी भी कह रही है कि उनसे सीटें छीनेगी, PTI भी यही रोना रो रही, क्योंकि असल जो था मुकाबला बना दिया गया PTI, जमात इस्लामी और MQM के बीच में। अगर MQM आपको PTI का रोना ठीक लग रहा है कि PTI सही रो रही है, PTI ने तो कराची को कुछ दिया ही नहीं, उस वक्त भी नहीं दिया जब वो 1100 अरब वाले पैकेज की बात हो रही थी। आपको याद होगा वो 1100 अरब वाला जो पैकेज था उसमें हम आप ही से बात कर रहे थे, 1100 रुपए तो निकले नहीं PTI की जेब से। अब रोना क्या आपको ठीक लग रहा है उनका? देखें ना, अब जो दौर आया है, या तो अगर पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो सिर्फ लेजिटिमाइज होगा ना उनका कब्ज़ा। बाकी तो जमात इस्लामी और PTI की तो उसी तरह 4 साल मतलब है कि एड़ियाँ रगड़नी है, दर दर की ठोकरें खानी है। वहाँ अभी तक PMLN की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत। और अगर ये मेयर अगर जमात इस्लामी किसी तरह का PTI के साथ मिल के ले आती है तो फिर दोनों ने उस तरह रुलना है जिस तरह MQM पाकिस्तान PTI का हिस्सा होने के बावजूद, वफाक में उनके साथ होने के बावजूद, चूँकि पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सूबाई हुकूमत थी, तो मैं समझता हूँ कराची को एक खुसूसी
जो है वो नज़र से देखना चाहिए। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, वो खुसूसी सारी नजर जमातों किसकी को है फारूक मुश्तरका भाई? तौर पर अभी ओन इतना करना चाहिए। अरसा हो गया, हमने तो देखा मेयर आप भी थे, पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते हुए हमने देख लिया। वो खुसूसी नजर किसके पास है? कोई तो एक ऐसा होगा आपकी नजर में जो कि नजर करम कर सकता है। मैंने देखे जमात इस्लामी वालों से भी मेरी बातचीत रही है इलेक्शन से पहले कई मौक़ों पर, मेरी पीटीआई वालों से बातचीत रही है। मैं उनको दोनों को भी समझाता हूँ कि हम एमक्यूएम, पीटीआई, जमात इस्लामी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मैंने जैसा कहा, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, फिर वेस्ट का औरंगी टाउन और केमाड़ी का बल्दिया टाउन, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। जबकि जो असल सीटें तो कहीं और सारी चली गई हैं और हमारी सीटें छीन ली गई हैं। अच्छा। तो हम अपनी सीटों को बचाने के लिए एक साथ नहीं लड़ सके। लड़ रहे थे, फिर आप अलग हो गए, आपने अपना जोर फिर इलेक्शन लड़ने पर लगा दिया, सीटें हासिल करने पे नहीं लगाया। सही। तो मुझे भी यही लगता है कि अब जो भी मेयर आएगा, अच्छा। अगर पीपल्स पार्टी का आता है और अगर पीपल्स पार्टी की नीयत होगी कराची को बनाने की, तो 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी है, सर्कुलर ट्रेन है, कचरा उठाने का और निकासी आपका एक जदीद निज़ाम है। अगर ये चीज़ें कराची में नहीं तो उसके लिए मैंने कहा 40 अरब रुपए सिर्फ कराची को वफाक से मिलते हैं, 20 अरब सूबे से, जबकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट 600 अरब का है और कराची का 60 अरब का, जबकि वहाँ का रुपया 2 गुना ज़्यादा है। हमारे 2 रुपये, उनका 1 रुपया होता है। इसका मतलब वो 1200 पाकिस्तानी 1200 अरब का बजट सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, और यहाँ 60 अरब रुपए। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी जमात आती है, जब तक कराची को सालाना 400 अरब नहीं मिलेंगे, 4000 अरब का हम टैक्स देते हैं, कम से कम 10% नहीं मिलता हमें, उस वक्त तक आप ये पानी के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, गटर जो उबल रहे हैं जगह जगह, और जो सूरत हाल है इस वक्त खंडर बना हुआ है कराची, जिस तरह इग्नोर्ड है, तो क्या इन बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो सियासी जमातों की मरकज़ में, सूबे में और बल्दिया में जो तरकीब और तरतीब बनी है, इससे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो मेयर जो भी होगा वो बड़ी आसानी के साथ कराची की डेवलपमेंट अकेला, तमाम सियासी जमातों को जिनका भी स्टेक है, जिस तरह भी उनका अगर कोई कमीशन नहीं बनता डेवलपमेंट का, मैं नहीं देखता कि बुनियादी मसाइल हल होंगे। आर्टिकल 149(4) में एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बनाना होगा। तमाम जमातों के जो सीनियर तजुर्बा रखने वाले और जो काबिल कबूल और काबिल एतबार चेहरे हैं, अगर उन पर मुश्तमिल कमीशन नहीं बनता तो कोई एक जमात या किसी एक जमात का एक मेयर इस शहर के जुमला मसाइल का हल नहीं दे सकता। चले फारूक भाई, ये तो बड़ी आपने एक जबरदस्त पिक्चर खींच दी। आई थिंक कोई भी अक्लमंद शख्स ये आसानी से बता सकता है कि कराची जैसे बड़े शहर में जो मसले हैं किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन रखती हूँ कि जमात इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद कर लेती है, अपना मेयर या डेप्यूटी मेयर लेकर आ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी तंग करेगी बजट के हवाले से? जैसे कि वसीम अख्तर साहब अभी तक शिकवा करते आते हैं कि जी बजट तो मिलता ही नहीं था। देखिए, बजट भी नहीं मिलता था, इख्तियारात भी नहीं थे, और जो पॉलिसी होनी चाहिए सारी चीज़ों पे रोक टोक जो बल्दियाती कानून 2013 का है वो सरीहन नफ़ी है आर्टिकल 140 से, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। उसके बावजूद इतनी ढिठाई है और इतनी हट धर्मी है कि वो इख्तियारात और वो वसाइल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी सूबाई हुकूमत किसी भी बल्दियाती इदारे को, ज़रूरी नहीं हो कराची, हैदराबाद, सक्खर ही हो, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, लाड़काना, जामशोरो, दादू, शिकारपुर, वहाँ भी इख्तियारात नहीं है। चले वहाँ की नुमाइंदगी MP MNA करते हैं पीपल्स पार्टी के, तो मसला हल हो जाता है। क्या पीपल्स पार्टी अपनी इसी कामयाबी को जो हल्का बंदिया सूबाई और कौमी है 2023 के इलेक्शन में रिपीट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये वाज़ेह हो गया कि उन्होंने सिर्फ इस शहर पर अपने कब्जे को लेजिटिमाइज करने के लिए अपनी सीटों को हल्का बंदियों में इतना बढ़ा दिया, और 6 माह तक MKM को जो है वो उस पर इंसाफ नहीं दिया। जब आखिर में MKM ने अपना सियासी प्रेशर बढ़ाया तो सिर्फ दिखाने के लिए एक लॉलीपॉप दे दी, वो जो सेक्शन 10(1) का नोटिफिकेशन निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अगर अभी जल्दी थी इलेक्शन कराने की, तो वसीम अख्तर साहब तो अगस्त 2020 में गए थे, तो उसी में हल्का बंदी हो जाती, दिसंबर 2020 में इलेक्शन हो जाते, तो फिर
हल्का बंदियां शुरू हुई नवंबर 2021 में। जी जी। तो फिर हल्का बंदियां 1.25 साल तो इलेक्शन कमीशन ने ताखीर की। जी। तो फिर उसका हिसाब तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को भी देना चाहिए। यानी कि आपने फारूक 1.25 भाई, साल आपको के बाद इलेक्शन क्यों कमीशन का 1.25 साल किरदार तो भी इस बल्दियाती इंतखाबात में मुतनाज़ नजर आ रहा है। चले ये तो बल्दियाती जानिबदाराना है। चले ये तो बल्दियाती इंतखाबात की बात होगी। अब जरा मैं MQM की अगली जो स्ट्रेटेजी है सियासी सूरत हाल के हवाले से वो मैं पूछना चाह रही थी। MQM क्या सोच रही है, किस तरह से वो सियासत में होगी? वोटर जो एक तरह से जाहिर सी बात है वोटर का भी दिल दुखा ना कि MQM के जो हामी थे वो कह रहे हैं कि जी मैदान छोड़ दिया, उन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि किस तरह से आप लोग जो है अब इन होंगे, किस तरह से आप लोग हमें एक्टिव नजर आएंगे, क्या पॉलिसी आप लोग अपनाने जा रहे हैं? पहली बात तो ये कि MQM को ये भी सोचना है कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है वो अगर एतमाद का वोट उन्हें लेना पड़ता है तो उनसे तो पहले ही पूछा जाएगा कि हम आपको वोट क्यों दें, और उसका तसल्ली बख्श जवाब मिलता है तो फिर उसूलन वोट देना बनता है। देखिए मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि PMLN भी अपनी बका की जंग लड़ रही है, पीपल्स पार्टी उनका अहम पार्टनर है वफाकी हुकूमत को इलेक्शन जब तक होंगे कौमी सूबाई सतह के बचाने के लिए। सही है। तो एक सवाल तो हमारा वहाँ भी बनता है कि भाई माशी इस्तेहकाम के लिए, मुल्की मफाद के लिए, फिर उसके बाद डॉलर की परवास को रोकने के लिए तो हम कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन देखिए एक अच्छा जो डेवलपमेंट हुई है वो 11 जनवरी को इलेक्शन से 4 दिन, बल्दियाती इलेक्शन 4 दिन पहले वो MQM के सारे धड़ों का मिलाप इंजमाम हो गया। अब एक MQM बन गई, एक नई एनर्जी और नया करंट अनलीश हुआ। इस इलेक्शन की ट्रेन को मजबूरन MQM को छोड़ना पड़ा। अच्छा। उन्हें मालूम था कि इसके क्या नताइज आएंगे, ये कितने रिग्ड इलेक्शन है। फिर नताइज भी जब इतनी ताखीर से आए तो आप खुद बताइए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं मुस्तकिल मैनिपुलेशन तो हो रही थी, रिजल्ट्स को तब्दील किया जा रहा था। तो जब MQM नहीं थी तब्दील किया जा रहा था। और अगर MQM होती तो MQM को भी उतना, तो इसका मतलब हम उस एनर्जी के साथ तंजीम साजी में लग रहे हैं। अच्छा। हमारा वर्कर इजलास है और इंशाल्लाह वो इजलास बता देगा कि हमारे मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं। 2023 के इलेक्शन में जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 85 में बॉयकॉट के पीपल्स पार्टी ने 88 में वजीर आजम बन गई। MQM ने 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में बॉयकॉट किया, 2005 में MQM का मेयर फिर जोरों शोर से आ गया। फिर नामसाइद हालात में भी हमने इलेक्शन लड़ा, 2015 में MQM का मेयर आ गया। ये इलेक्शन हमने छोड़ा है लोगों के हुकूक को महफूज करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। लेकिन फारूक भाई एक चीज से आप एग्री करेंगे, ये लोगों के हुकूक और लोगों के मसाइल, लोगों की परेशानियां, इसके लिए ये इत्तेहाद अगर MQM का कुछ जल्दी हो जाता तो क्या ही अच्छा था। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने वक्त दिया। तो ये बल्दियाती इंतखाबात और उस पर MQM क्या राय रखती है वो हमने आपके सामने रखी है। अभी हमें लेनी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से, सयाहती मकामात की आपको यहीं बैठे बैठे मैं सैर करवा देती हूँ। समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी हुंजा अताबाद झील के किनारे पर मौजूद हैं, उनसे गिलगित बल्दिस्तान के मौसम के बारे में जानते हैं। मंजर बताएगा क्या सिचुएशन है? जी, अगर हम गिलगित बल्दिस्तान के मौसम की बात करते हैं तो इस वक्त मैं हूँ हुंजा का जो अताबाद झील है उसी के किनारे के ऊपर। अगर गिलगित बल्दिस्तान में आज और कल और परसों जो है वो बिल्कुल अबरालूद मौसम है, हवाएं चल रही है, बादल आएंगे। जबकि पिछले मौसम की बात करते हैं तो बिल्कुल खुश्क मौसम रहा है। और आज का भी गिलगित का जो दर्जा हरारत है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और आइंदे 3-4 दिनों के अंदर जो है महकमे मौसमियात के मुताबिक पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फबारी और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों से जो लोग हैं वो पहले ही अपने हिफाजती इंतजामात कर रहे हैं सर्दी से बचाव के लिए। जी चलें जी, बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो गिलगित बल्दिस्तान के बाद ज़रा हम रुक करते हैं स्वात का। यूँ तो स्वात की हर वादी खूबसूरत है, हसीन है, लेकिन 5000 फीट की बुलंदी पर वाक़े म्यांदम वैली की कुछ और ही बात है। बर्फबारी के बाद इस हसीन वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए हैं। हर कोई यहाँ पर इंजॉय करने आ रहा है, बच्चे हों बड़े हों, हर कोई इंजॉय कर रहा है। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन हमें इस वादी से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी शहाब बताएगा।
आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात के एक हसीन वादी म्यादम में। इस वादी की जो सतह समुंदर से बुलंदी है वो 5,900 फीट है। जिस तरह मालम जब्बा 9,200 फीट है, इसी तरह कालाम 6,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ हैं और यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। इस वक्त कालाम, मालम जब्बा, गबीन जब्बा और दीगर इलाकों में बर्फ़ पड़ी है, तो वादी म्यादम में भी बर्फ़ पड़ी है और आपको नज़र आता होगा कि हर सू सफ़ेदी छा गई है। जो पहाड़ है, जो छतें हैं, जो दरख्त है, वो सब सफ़ेद हो गई है, सफ़ेद नज़ारे हैं। इंतहाई सुहाना मौसम है, अगरचे ठंड बहुत ज़्यादा है। वादी कालाम में अगर हम बात करें तो कम से कम दर्जे हरारत आजकल -14 डिग्री सेंटीग्रेड है। मालम जब्बा में -6 तक है, जबकि जो वादी म्यादम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी -5 -6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, यहाँ पे सर्दी की शिद्दत है, इंतहाई ठंड है। लेकिन चूंकि ये सयाहती मुकाम है तो यहाँ पर भी लोग आते हैं। जो सयाह यहाँ पे स्वात पहुँचते हैं तो वो वादी मरगज़ार के बाद, फजागट के बाद वादी म्यादम ज़रूर आते हैं। और म्यादम वैली जो है इस वक्त हम देख रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा है और जो हाथ है ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जो है ये हाथ लग रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आना पड़ता है। लोगों को इंजॉय करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। तो अगर जो सयाह यहाँ पे आना चाहते हैं, उन्होंने म्यादम वैली नहीं देखी, तो वो ज़रूर आए, म्यादम को विज़िट करें और खूब इंजॉय करें। ठीक, बेहद शुक्रिया। चलें जी, हम भी अपनी छुट्टियों में प्लान करेंगे कि यहाँ पर जाएं, लेकिन हमारी छुट्टी आते आते तक ये बर्फ़ कहीं और चली जाएगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की, आपको सैर करवाई। अब ज़रा आपको ये बताएं कि समंदर पे क्या हो रहा है, यानी जो पानी की सतह हैं उन पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान की साहली पट्टी दुनिया को दिखाने का मिशन लिए पाकिस्तान बोट रैली के मुंतज़मीन ने दूसरे एडिशन का ऐलान कर दिया है। इस साल रैली में किस किस आइलैंड पर पड़ाव होगा और इवेंट में कितने बोटर्स शिरकत करेंगे, हुज़ैफा की पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने का मिशन, पाकिस्तान की साहिली पट्टी और इसकी खूबसूरती दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान की बोट रैली सीज़न 2 बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हम मौजूद है बहरे अरब में, आपकी बात करवाएंगे इस कम्युनिटी से, इनके कैप्टन से, और जानने की कोशिश करेंगे सीज़न 2 में क्या क्या होने वाला है और शायकीन को पाकिस्तान की खूबसूरती किस तरीके से दिखाने वाले हैं। पूरा प्रोग्राम जिसमें चरना से होते हुए अस्तोला में 2 नाइट्स, फिर वापसी का सफ़र इंशाल्लाह ताला 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ये अख्ताम पजीर होगा। ये इवेंट फरवरी के 2nd वीक के बाद इंशाल्लाह मुनक्किद होगा। लोगों ने पिछले साल अपनी फीडबैक में बताया कि अस्तोला आइलैंड को आपको ज़्यादा रुकना चाहिए था, तो इस साल हमने उनकी फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए अस्तोला आइलैंड में 2 नाइट्स का इंतज़ाम किया है, जिससे इंशाल्लाह ताला मरीन पार्क, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरीन पार्क है, उसको इन डेप्थ देखने का मौका मिलेगा। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सुना इस बारे में कि इनको बड़ा इन्होंने एंजॉय किया, तो हमारा भी इस दफ़ा बड़ा दिल चाह रहा है कि इनको ज्वाइन करें और बोट रैली में शिरकत करें और इस एक्सपीरियंस के साथ जो है वो एक अपना जो है वो बढ़ाएं, अपना लुत्फ़ बढ़ाएं। इस बोट रैली में जहां फिशिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, वहीं साथ साथ पाकिस्तान की मरीन लाइफ को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और दुनिया को पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा दिखाया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, बहरे अरब। चलें जी, रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए अहमद मामूर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बड़ा ज़बरदस्त, एक तो एडिशन 2 और बड़ा ही ज़बरदस्त आप लोग के काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉजिटिविटी हम जितनी दुनिया को दिखाएं उतनी कम है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि होने क्या जा रहा है बेसिकली, कितने कहाँ से लोग शिरकत के लिए आएंगे, इसको प्लान कैसे किया गया, होगी कब ये स्टार्ट? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर। पिछले साल हमने दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली कराई थी, जो कि इट्स अ टाइटल फॉर अस। हमने इसको वेरीफाई भी कराया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से
लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड का टाइम था तो वो ट्रैवल नहीं कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने पिछली जो इवेंट कराया था वो कराची से लेके गवादर तक की बोट रैली थी। अच्छा। जिसमें 10 स्पीड बोट्स थी। ओके। और ये कुछ 5 दिन और 4 रातों का सफ़र था। हमने समुंदर के अंदर ही स्टे किया, वहीं पर ही एंकर किया, वहीं पर ही खाना खाया, वहीं पर ही डाइविंग की, फिशिंग की, सारी चीज़ें जना हमने समुंदर के अंदर। जी, समुंदर के अंदर। इंटरेस्टिंग है। अच्छा। तो सारा इक्विपमेंट हम लोग साथ लेके गए थे। 10 बोट्स थी और सारे प्रोफेशनल्स थे। यहाँ पे 2 मरीनाज हैं कराची के अंदर। अच्छा, तो अच्छा, वहाँ से हमने इनवाइट किया था बोटर्स को। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बोटर जो है ना उठ के इसके अंदर आ जाए, क्योंकि हमने इसकी स्क्रूटनी की, क्योंकि इट्स लाइक अ फार्मूला 1 रेस। ओके, ठीक है। तो हमने हर बोटर को जज किया, देखा कि कौन जो है ना इसके अंदर कितना कैपेबल है या सूटेबल है, सूटेबल है। ठीक है। इसका ऑल ओवर जो गोल था वो पाकिस्तान की ब्यूटी जो है ना लोगों को दिखाना था। ठीक है। जिसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 खूबसूरत जना आइलैंड्स हैं। एक चरना आइलैंड है, जहाँ पर तो काफ़ी लोग बहुत ही प्यारा है भाई, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप अस्तोला आइलैंड देखेंगे फिर तो आप मैं अभी तक सिर्फ चरना तक गई हूँ। चरना बोलेंगे, चरना कुछ भी नहीं है उसके आगे, इतना खूबसूरत है। जिसमें आपकी एक बड़ा ज़बरदस्त फिनोमेना होता है अस्तोला आइलैंड के ऊपर। ये जो टर्टल जहाँ पर पैदा होता है ना, जी जी, वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, अंडे बच्चे देने के लिए वो वापस उसी जगह पर आता है। अच्छा। और ये जो साइट है हमारी, ये कोई 15-20 साइटों में, दुनिया भर की 15-20 साइटों के अंदर से एक है। अच्छा। तो बड़ी एक्साइटिंग जगह है अस्तोला आइलैंड। तो इस दफ़ा पिछली रैली हमने गवादर तक कराई थी, इस दफ़ा हम लोग अस्तोला आइलैंड तक ही इसको लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक है, सही। क्योंकि पहला सीज़न था तो हमने काफ़ी सारी लर्निंग की और हमें ये लगा कि अस्तोला आइलैंड लोगों को ज़्यादा जो ना वो अट्रैक्ट करेगा, हम उसको और फर्दर डिस्कवर कर सकेंगे, पानी से बाहर भी और पानी के अंदर भी। ज़ाहिर है खूबसूरत है और फिर लोग जो हैं वो जाना भी चाहेंगे। अच्छा अहमद साहब, मुझे बताएं कि लास्ट टाइम जो बोटर्स थे अब उनकी तादाद बढ़ गई है या कम हुई है, किस तरह से अब इतने इस दफ़ा कितने लोग शिरकत कर रहे हैं? बोटर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास और मेरी टीम के पास कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। आम लोग भी जाना चाहते हैं इसके अंदर कि हमने इसको ज्वाइन करना है। सर कैसे पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ भी नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम के लिए पूछूं, जरा लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए ना और लिख लें कि कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हम उनको कोई कॉपी पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक क्रूज़ शिप या फेरी लेकर आएँ। अच्छा जी, तो उसके अंदर जो है ना हम अपने सफ़र के अंदर तो उनको लेके चलेंगे उस फेरी के अंदर, ठीक है। और वो एयर लॉन्ग वो फेरी या क्रूज शिप जो है ना वो लोगों की फैसिलिटेशन के लिए वो चलती रहेगी। जिसमें वो आइलैंड्स लेके जाएगी, गवादर लेके जाएगी एंड बियॉन्ड, ओमान, कतर, आपका दुबई, वो लेके जाएगी। ठीक है, सही। इसमें हमें इस पूरे सेटअप के अंदर हम अकेले नहीं कर सकते थे, तो हमें पीटीडीसी ने बहुत सपोर्ट किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, और पाकिस्तान नेवी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इसके अंदर। ग्रेट। तो सर इसमें बोटर्स के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी? हमारे पास बोटर्स के अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फ़िशिंग है, क्योंकि बोटर जो है वो दे लव फिशिंग। तो उसमें यहाँ से हम लोग जैसे जाते हैं तो बोटर्स जो हैं वो एक तो आइलैंड तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, फिर कोस्ट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और साथ साथ जो है ना वो जब वापस आ रहे होते हैं तो फिर हमने एक फ़िशिंग टूर्नामेंट रखा हुआ है। ठीक है। फ़िशिंग टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ी मछली लेकर आएगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। ओके, चलें जी, आप सुन लें, तैयारी कर लें। तो सर जैसा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी सर से पूछी थी कि ये कितने दिनों पर मुहित है, तो सर प्लीज़ बताएगा टाइम पीरियड कितना है इसका? ये वही रहेगा, 4 से 5 दिन, 4 रातें और 5 दिन का समंदर के अंदर स्टे होगा। ग्रेट है। ये बड़ी छोटी सी बोट होती है, स्पीड बोट्स, और बड़ा रिस्की गेम है ये, कि पानी के अंदर ही आपने स्टे करना है, वहीं पर ही आपने रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, और मज़े की बात ये है कि हम अपने साथ कोई खाना पीना नहीं लेके जाते। हम जो मछली पकड़ते हैं वही जाना बोट के ऊपर फ्राई करके उसको खाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। सर बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे आपने, तो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगेन वही बात है कि हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो चाहे नॉर्दर्न एरियाज़ हो या हमारी समुद्री हदूद हो, हर तरफ महफूज जगह है, खूबसूरत है। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको इतनी ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी में सुनाने वाली हूँ कि जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
वो यकीनन इससे सबक ज़रूर सीखेंगे। और अगर वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते तो इस शख्सियत को देख के वो ये सीखेंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 8 साल की उम्र में पोलियो हुआ मगर हिम्मत नहीं हारी। लाहौर के रिहायशी मुस्तफ़ा अली ने स्पेशल पर्सन्स बाइक पर सिंध से खुंजराब तक का सफ़र करके नेशनल रिकॉर्ड कायम कर लिए। आयशा अता उनसे पहले रिपोर्ट देखते हैं आयशा अता की, और फिर हम उनसे आपकी बात करवाएंगे। 8 साल का था जब पोलियो हो गया था। माशरे के अंदर जब कोई डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो उसके तरह तरह के नाम पड़ जाते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो डिसेबिलिटी होती है इंसान के बस में नहीं होती। टूरिज्म है, इसके अंदर कभी कोई स्पेशल पर्सन जो है वो नहीं जा सका, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो इस बात की हमें इजाज़त ही नहीं देता कि हम कोई 1 घंटे से भी ज़्यादा जो है ना एक जगह पे स्टिल बैठ सकते हो। 1 हफ्ते का हमने प्लान किया था, लेकिन इस टूर के ऊपर हमारे 18 दिन लगे। लैंडस्लाइडिंग हुई, किस तरह से वहाँ पे फंस गए, बाइक उलट गई हमारी। सफ़र हमारा जो था ये सिंध से शुरू हुआ, पंजाब से कश्मीर, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान और KPK से, मतलब कि ये सारा हमने एक्सप्लोर किया है इसको। पहली मरतबा ये तारीख में हुआ कि एक पोलियो पर्सन जो है वो मोटर बाइक के ऊपर अराउंड द वर्ल्ड जो है वो, ये तकरीबन हमारा कोई 85,000 माइल्स का जो है ये सफ़र होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाना चाह रहे हैं इन पोलियो हिस्ट्री। गवर्नमेंट से कहेंगे कि हम एक कॉज के लिए जो है वो निकलना चाह रहे हैं, तो इसमें जितना हो सकता वो हमें हेल्प किया जाए। अच्छा, मुस्तफ़ा अली की कहानी तो हमने आपको सुनाई, हमने आपको दिखाई कि किस तरह उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगन से वो अपने ट्रैक पर इस वक्त चल रहे हैं। आज हमारे साथ एक और स्पेशल पर्सन भी है, फातिमा राठौर। एक हादसे में उनका हाथ ज़ाया हो गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को आड़े नहीं आने दिया और एक हाथ से इंतहाई खूबसूरत मेकअप करके सबको हैरान कर दिया। वो भी स्पेशल पर्सन्स के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती हैं। फातिमा और मुस्तफ़ा अली इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। उन दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सो हम ज़रा फातिमा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, और जब एक खातून बात करी तो वो हमेशा एक दूसरी खातून को प्रेफर करती है। तो मुझे ये बताएं फातिमा कि ये हादसा किस तरह से हुआ, कितने फिर उसके बाद आपने चैलेंजेस फेस किए, मतलब पहली जो सोच थी जब आपको पता चला कि अच्छा अब आपकी बॉडी से आपका हाथ अलग हो चुका है, तो वो जो पहली सोच थी बिल्कुल वो क्या थी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पहली जो मुझे थॉट आई थी वो यही आई थी कि मैं किस तरह गुजारा करूँगी इस डिसेबिलिटी के साथ। हाँ। मैं बहुत छोटी थी, मैं 12-13 साल की थी जब मुझसे डॉक्टर्स ने पूछा कि आपका ही हाथ काट दिया जाएगा। पहली थॉट मुझे यही आई थी कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, लेकिन उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा मायूस थी और मैं इतनी डिप्रेस थी और मैं इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही थी। हाँ। कि मैंने फिर उसके साथ बस उसको मैंने एक्सेप्ट किया। अच्छा। और अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। ज़बरदस्त। नहीं तो फातिमा, ये डॉक्टर्स ने क्यों कहा कि आपका हाथ काट दिया जाएगा, क्या रीज़न थी? मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। 11,000 वोल्ट्स का। ओए होए। और उसकी वजह से मेरे बाजू में गैंग्रीन हो गया था लेफ्ट आर्म में, और वो डॉक्टर्स को काटना पड़ा। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला ने आपको फिर हिम्मत दी, और फिर सबसे बड़ी बात कि आपने एक हादसे से गुजरने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, आपने बहुत कुछ जो है वो करके दुनिया को दिखाया। तो ये मेकअप की तरफ आपका रुझान किस तरह से हो गया? मेकअप मेरे अंदर आप एक समझ ले एक नेटिव एबिलिटी होती है, कुछ मेरे हाथ में सफाई भी थी, लड़की होने की वजह से मुझे शौक था। एंड देन मैंने 10 साल जॉब की, उसके बाद मैंने मेकअप को ही अपना करियर बना लिया और उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। बिल्कुल। और मैं मेकअप करती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। अच्छा, सिखाती भी हैं, तो आप सैलून है आपका अपना? सैलून नहीं है, मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं ट्रांसजेंडर्स को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को और अंडर प्रिविलेज लोगों को जो सीखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, मैं उन्हें मेकअप की ट्रेनिंग देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। देखें फातिमा, आप कितने सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, कितने सारे लोगों के लिए आप जीती जागती खुद एक एग्जाम्पल हैं कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम एक मुश्किल वक्त से या किसी भी एक ऐसे हादसे से जिसमें उनको फिजिकली कोई भी नुकसान हो, वो कहते हैं कि जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपने उन्हें बताया कि नहीं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। चले मुस्तफ़ा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप जिस तरह से मैंने रिपोर्ट भी दिखाई अपने नाज़रीन को, बड़ा ज़बरदस्त आपकी ये सोच और टूरिज़्म की तरफ रुझान होना, ये मुश्किल नहीं लगा आपको?
सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए कोई भी काम जो होता है वो मुश्किल से बगैर नहीं होता। True. तो ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है तो फिर वो सीखता है, आगे मज़ीद जो है फिर आगे हौसला भी बढ़ता है। अच्छा, तो मुस्तफ़ा मुझे ये बताएं कि ये सोच किस तरह आई, ये सोचा किस तरह कि अच्छा मैंने टूरिज़्म वाले ट्रैक पर जाना है, मैंने डिफरेंट ट्रैक्स पर घूमना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ? देखिए ये सब कुछ जो है हमें, हमारी सोसाइटी ही हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर माइल करती है, क्योंकि जब आप सोसाइटी में निकलते हैं वो आपको एक अलग किस्म के मतलब के जो है ना वो मखलूक समझे जाते हैं, कोई पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। तो उस बिहेव को देखते हुए फिर एक वो जज्बा था कि यार किसी तरीके से सोसाइटी को दिखाना है कि अगर डिसेबिलिटी आई है तो ये हमारे ऊपर कोई तौबा नौज़बिल्ला कोई ऐसा कोई बुरा शगुन नहीं है हमें, लेकिन हमने इसके साथ सरवाइव कैसे करना है ये सबसे मैटर करता है। तो बस इसी चीज़ को लेकर जो था ना कि कुछ ऐसा करने की जो उम्मीद थी, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स के साथ रिलेशन बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं जब 3 गोल्ड मेडल विन किए तो फिर मैंने एक वो देखा था कि पाकिस्तान के अंदर एक शोबा ऐसा है कि जहाँ पे स्पेशल पर्सन जो हैं वो मूव नहीं कर सके। तो फिर ये इसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की कि भाई ये हमने करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर ये सफ़र का जो है वो आगाज़ किया। कुछ ना कुछ नहीं मुस्तफ़ा, आपने बहुत कुछ किया है। ये जो आपने ये जो सफ़र है ना, ये बहुत सारे लोगों को ये बता रहा है कि मुस्तफ़ा के अंदर बहुत हिम्मत है, मुस्तफ़ा जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है। तो मुस्तफ़ा ये मुझे बताएं कि सिंध से खुंजराब तक का सफ़र, यानी पाकिस्तान के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो आपने सफ़र तय किया, क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने फेस किया, रास्ते में कहाँ कहाँ मुश्किलात आई, कहाँ रुकना पड़ा, किस तरह से ये सफ़र कटा आपका? देखिए सफ़र तो जो है वो बहुत कठिन था, एक मरहला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें जो है वो डराया भी कि यार आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि रास्ते जो है नारान का गान जो है वो बंद हो चुका है स्नोफॉल की वजह से। तो लेकिन फिर जो है मैंने कहा कि अगर चैलेंज अगर एक्सेप्ट किया है तो फिर वेदर मैटर नहीं करता, रास्ते मैटर नहीं करते, हिम्मत स्ट्रांग होनी चाहिए, जज्बा मजबूत होना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है वो मदद करता है। तो जैसे हमने सिंध से जो है इसका सफ़र का आगाज़ किया तो बहुत सारा मतलब कि तब तक नॉर्मल था और कोई ऐसा मतलब कि कोई चैलेंज फेस नहीं किया, कोई मुश्किल हर्डल्स जो है वो नहीं आ सकी। बट जैसे ही हमने मतलब कि पहाड़ों का रुख किया है तो बाइक डैमेज हो गई, फिर उसके बाद लैंड स्लाइडिंग में हम फंस गए, वहाँ पे गिरे भी, बाइक भी उलट गई। और तकरीबन हमारा को 1.5 दिन वहाँ पर जो था वो लग गया हमें। तो फिर क्योंकि पीछे से कोई मदद आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हमारे जो मेंटोर्स थे अली रज़ा साहब, वो जो है वक्तन फ़वक्तन जो है हमसे हमें गाइड कर रहे थे, वो लोगों को आगे ब्रीफ कर रहे थे कि ऐसे ऐसे हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो बहुत ज़्यादा, इवन के जब हम खुंजराब पास पे पहुँचे तो वहाँ पर जो हमारी जो आर्मी है, जो फॉरेनर्स हैं, वो इतना मतलब कि शॉक्ड हुए देखकर कि इन बाइक्स के ऊपर, स्पेशल बाइक्स के ऊपर माइनस टेम्परेचर के अंदर आप लोग यहाँ पर पहुँचे। हाँ, और देखिए उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है हैरान होने के साथ साथ अप्रिशिएट भी तो उन्होंने किया होगा ना। जाहिर सी बात है कि आप जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करते हैं तो फिर आप एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा और फातिमा, मैंने ये भी सुना कि आप दोनों मिलकर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मुस्तफ़ा ने बोला कि माज़ूर अफराद बहुत सफ़र करते हैं, हम इतना सफ़र कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना अब दुनिया का सफ़र किया जाए। और इस बार मैं भी मुस्तफ़ा को ज्वाइन कर रही हूँ। और हमने टोटल 76 कंट्रीज़ जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है जिनका हम बाइक पर ट्रैवल करेंगे। जी 76 कंट्रीज़ हमने ट्रैवल करनी है। टोटल हमारे अप्रॉक्सीमेटली 86,000 माइल्स हैं, जो कि हमने 10 से 12 महीने जो हमारी वर्किंग है उसके मुताबिक है, लेकिन इसे 15 से 18 महीने भी लग सकते हैं। और मैक्सिमम 15 to 16 मंथ्स में ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी ऑन ट्राई बाइक।
हमारे साथ एक हम नॉर्मल एबल्ड बॉडी पर्सन भी जा रहे हैं जो कि बाइकर हैं, अली रज़ा साहब, और वो हमारे साथ एज एन अटेंडेंट जाएंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आता, लेकिन दुनिया का सफ़र करना है तो कोई इस तरह का कोई मामला होगा तो हम लोग ज़रूर वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वॉलंटियर किया। हम ट्राई बाइक पे जाएंगे और वी आर गोइंग टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुस्तफ़ा जी प्लीज एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा मुस्तफ़ा, मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। तो प्लान बन गया है पूरा, आपने शेड्यूल कर लिया है कि पहला पड़ाव कहाँ है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है? जी बिल्कुल, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर तकरीबन कोई 1 साल से इसके ऊपर वर्किंग जो है वो जारी थी। हमने एक एक चीज़ को जो है मद्देनज़र रख कर के हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और हमने उसके लिए कैसे ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमारा एवरीथिंग इज़ डन, क्योंकि ये हमारा जो एक कॉज है पोलियो के ऊपर, और जैसे कि फातिमा साथ जा रही है तो एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है, और दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान का जो फेस है टूरिज़म के अंदर जो है उसको प्रमोट करना है। और ये एक ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड था कि जो इससे पहले कभी जो है वो नहीं हो सका डिसेबिलिटी के अंदर। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा अगर हम इसको अचीव कर जाते हैं, और डेफिनेटली इसमें हम अब अपनी हुकूमत वक्त को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारे साथ खड़ी होती है और कैसे हमें सपोर्ट करती है। ठीक है, बेहद शुक्रिया मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। फातिमा, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि आपने प्लानिंग की है। अल्लाह ताला आपको इस प्लानिंग में कामयाब करें, और फिर हम कोशिश करेंगे कि आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं, जिस जिस मुल्क में जा रहे हैं, हम उस मुल्क से आपको जो है लाइव लें, अपने प्रोग्राम में शामिल करें। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि उम्र भर की माजूरी से बचना ये वालिदैन पर आयद होता है कि वालिदैन अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में देखा है कि पोलियो मुहिम जो होती है वो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। सो हुकूमत पाकिस्तान ने 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है। शक्करगढ़ में डिप्टी कमिश्नर ने इस मुहिम की शुरुआत की है। ज़िले भर में कितने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे, क्या टारगेट सेट किया गया और कितनी टीम्स तश्कील दी गई हैं जो कि इस काम को सरअंजाम देंगी, बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ। जी काशिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर को पोलियो फ्री बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पोलियो मुहिम का जो 5 रोज़ा मुहिम का जो 2 कतरे खुशहाल पाकिस्तान के नाम से मुहिम का आगाज़ किया गया है। तो ज़िला भर में डिप्टी कमिश्नर नारावाल की जानिब से भी पोलियो के 2 कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ तो ज़िला भर में 3,70,917 बच्चों को इस बार पोलियो के 2 कतरे पिलाने का जो टारगेट वो मखसूस किया गया है। इसके साथ साथ 1292 वो टीमें हैं वो जो घर घर जाके बच्चों को 2 कतरे पिलाएंगी। इसके साथ 38 ऐसी टीमें हैं जो बस स्टैंड और लाड़ी अड्डे पर जाकर मुसाफिर हजरात के जो 7 बच्चे होंगे उनको पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। इसके साथ साथ 81 ऐसे जिली इंतजामिया की जानिब से फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं जो BHQ, RSC और तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाए गए, जो वहाँ पर मरीजों के साथ आने वाले बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। इसके साथ साथ 1173 जो मोबाइल टीमें हैं वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। इस बार खाना बदोश के जो बच्चे हैं जिला इंतजामिया की जानिब से 846 बच्चे हैं, उनको भी इस मुहिम का हिस्सा बनाते हुए पोलियो के 2 कतरे पिलाकर उनको पोलियो से महफूज रखने का टारगेट का अज़्म का इजहार किया गया है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं और हेल्थ से जुड़ी मज़ीद चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अमूमन नॉर्मल लेते हैं, आम बीमारियों में इसका शुमार होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया में इस मरज़ से मुतासर अफराद की तादाद 1 अरब 28 करोड़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 20 में से 9वां जो शख्स है वो हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर का शिकार है। हाई ब्लड प्रेशर का मरज़ लाहक होने की सूरत में बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम जो है अपनी हेल्थ पर तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत सारे जो हैं मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा जी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो या तो हाई है या फिर लो है। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सना असर हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि कैसे पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है?
तो फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। ब्लड प्रेशर ऐसे पता चलता है, देखिए फर्स्टली एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर, मतलब कि a lot of people when the blood pressure is high सबसे पहली दफ़ा पता ही नहीं चलता, confuse हो जाते हैं कि हाई है या लो है। बिल्कुल नहीं, और उनको कोई सिम्टम भी नहीं होता। बहुत सी दफ़ा वो क्लिनिक में आते हैं और वो, मैं जब उनको बताऊंगी कि उनका ब्लड प्रेशर हाई आया तो वो बोलेंगे हमें तो कोई सिम्टम नहीं है, हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ, हैरान हो जाते हैं। तो यू नो आई वांट टू से दिस फर्स्ट कि आपको ब्लड प्रेशर का ज़रूरी नहीं है जब शुरू होता है कि कोई सिम्टम हो। बाय द टाइम सिम्टम होता है, इसका मतलब आपके किसी ना किसी ऑर्गन को वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों को हेडेक्स होते हैं, मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है, कुछ लोगों को ब्लरी विजन हो जाती है, कुछ लोगों को नेक पेन भी हो जाएगा, कुछ लोगों की यू नो व्हेन इट्स मच फर्दर डैमेजिंग तो किडनीज भी अफेक्ट होती हैं और ये वो तो और चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इनिशियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेट दिस कि आपको कोई सिम्टम नहीं होता जब शुरू में बढ़ता है ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है आपका? ब्लड प्रेशर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल होता है हमारा, सॉल्ट इंटेक, हाई सॉल्ट इंटेक कॉजेज ब्लड प्रेशर। हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, कार्डियो नहीं होती लाइफस्टाइल में, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमारा वेट गेन करते हैं। आदमियों में जैसे अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 हो तो उनको ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। औरतों में 35 वेस्ट सर्कमफ्रेंस का ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है। फिर उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, और हमारी क्या कहते हैं जेनेटिक्स, आई थिंक आई मेंशन, तो वो भी एक फैक्टर है। दूसरा स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, अब ये हाई हो गया, अब जरा अगर मैं लो की तरफ आऊँ तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहली चीज़ लो, देयर इज अ यू नो व्हाट हैज़ बीन योर ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों का औरतों में अक्सर हम देखते हैं कि वो कहती हैं कि लो, but that is just how the pressure you were born with. Some people, you know, 90/60 is normal for them. We wouldn't say it's low. लेकिन अगर symptoms आने लग जाएं, जैसे कि आपको dizziness होने लग जाए, आपको lethargy होने लग जाए, आपको sweating होने लग जाए, तो then we say कि now it's symptomatic, तो ये blood pressure आपके लिए low हो गया है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि उसमें लो इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, ड्रग ओवरडोज। अ लॉट ऑफ पीपल, उनको जैसे ओल्डर लोगों में जब हम ब्लड प्रेशर गिरता है तो या तो वो पानी पीना भूल जाते हैं या कई दफ़ा वो अपनी मेडिसिन भी डबल ले लेते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उन्होंने ज़्यादा ले लिया। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस इट गोज़ लो। डायरिया, हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा डायरिया होता है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, उसमें लो हो जाता है। बट ज़्यादातर इधर हमारे इधर हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें किसी शख्स का ब्लड प्रेशर हाई है और हम कहीं ट्रैवल करें, हमें पता है जी जो साथ वाला पैसेंजर उसका ब्लड प्रेशर हाई है, हम पहली चीज़ उसको क्या बता सकते हैं कि आप फ़ौरन से ये कर लें? एज इन फ़ौरन से मतलब देखिए ब्लड प्रेशर, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, अगर आप उसको एडवाइस करना चाह रहे हैं तो उनको बोलें कि अपना लाइफस्टाइल बदलें। अगर वो बैठे हुए तो उनको बोलें चले वॉक के लिए चलते हैं। ठीक है, नमक प्रोसेस कर दें, प्रोसेस फूड कम खाएं। ये आपका जो जितना प्रोसेस फूड होता है, फास्ट फूड होता है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा डला होता है। तो आप अगर घर का खाना खाएं उसमें नमक, यू नो यूल बी सरप्राइज के जो रिकमेंडेड डाइट है टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, इट्स कॉल्ड द डैश डाइट। और डैश डाइट का गोल ये होता है कि आपकी सोडियम इंटेक जो है वो कम, शुड बी अराउंड 1500 मिलीग्राम या 2500 मिलीग्राम, विच इज़ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन अ डे। तो उससे ज़्यादा जो है वो लीड टू हाइपरटेंशन। सही है। तो हम अक्सर लोग ऊपर से नमक डालते हैं, मत डालें। यू नो अवॉइड एक्सटर्नल सॉल्ट एंड रिड्यूस द सॉल्ट इन योर फूड। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आपने बहुत टेंशन ली है तो जी आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, औरतों का लो हो जाता है, आदमियों का तो हाई हो जाता है। हमेशा मैंने अक्सर ये सुना है, वो खाना पीना छोड़ देती है ना असल में, कि जी आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, जी टेंशन ली थी। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर मैंने ये भी नोट किया कि हम हर चीज़ को टेंशन पे डाल देते हैं। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ इन होल डिस्कशन इन इटसेल्फ। ठीक है, तो डेफिनेटली इफ़ यू स्ट्रेस एंड यू फील इट अफेक्ट्स योर ब्लड प्रेशर, यू शुड लर्न टू यू नो मैनेज इट। वन ऑफ द थिंग इज़ कि जो चीज़ आप नहीं कुछ कर सकते उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ट्रिगर्स को अवॉइड करें। एक्सरसाइज प्रोड्यूसेस दोज केमिकल्स इन योर बॉडी दैट रिलैक्सेस योर ब्लड वेसल्स। तो आप इफ़ यू स्ट्रेस गो फॉर अ वॉक। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि सना, अक्सर ऐसा हमने देखा है कि स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन ना, उनमें हमेशा अक्सर लो या हाई की वो आती है, और आप
अक्सर होता है ऐसे कि आपको जो डॉक्टर्स ने डेट दी होती है आप उससे पहले ऑपरेट की तरफ चले जाते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया है। तो जो खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं और वो प्रेग्नेंट है या इस तरफ वो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, एक तो हमारे रीजन में ख़वातीन में एक और बहुत प्रॉब्लम है कि आयरन डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है, ठीक है। अक्सर हीमोग्लोबिन लो होता है। मेरे पास इतने आती हैं औरतें क्लिनिक में, वो कहती हैं हमारे तो सारी ज़िंदगी से हीमोग्लोबिन 9 था, हमारा तो 8 था, यही है डॉक्टर साहब हमारा नॉर्मल। मेरे साथ भी ऐसे ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू नो। बिलो 10 इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर हार्ट, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर होल बॉडी। आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है कॉन्स्टेंटली। तो सबसे पहला तो स्ट्रेस आप ही ने दी अपने आप को। मैंने तो एक टाइम पे ये भी देखा, मैं 6 पे चला गया था और जब वो 7-8 पे आया तो मैं बहुत रिलैक्स हुई कि अच्छा चलो 7 के बिलो वी नीड टू गिव यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो पीपल टेक इट वेरी लाइटली। तो औरतों में जो आप कह रही है ना लो ब्लड प्रेशर और ये वीकनेस और ये सब होती है, दैट्स बिकॉज वी डोंट टेक अ हीमोग्लोबिन, हमारा खून का लेवल सीरियसली। हमें उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है बिकॉज वही हमें कोलैप्स कराता है। सही है। तो जो प्रेगनेंसी में भी यही होता है कि फिर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं लो हीमोग्लोबिन के साथ, फिर आपका और कम हो जाता है, फिर आपको ड्रिप्स लग रही होती हैं, यू नो दैट साइकिल कीप्स गोइंग ऑन टिल यू डिलीवर। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ जो जिसकी आप बात करिए, जो कुछ ख्वातीन को अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर शूट करने लग जाता है और हमें डिलीवर करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि जब ब्लड प्रेशर ऐसे शूट करता है तो ऑर्गन अफेक्ट होने लग जाता है और बच्चा अफेक्ट होने लग जाता है। तो हमें बच्चे की लाइफ को सेव करने के लिए, एंड इवन द वुमेन बिकॉज लिवर कई दफ़ा शॉक में चला जाता है। अच्छा। तो उसको सब प्रिवेंट करने के लिए हमें डिलीवरी करनी पड़ती है बिकॉज प्रेगनेंसी इज ए स्ट्रेस फॉर द बॉडी एज इट इज़। अच्छा सना, अब मैंने ये देखा है कि ना सिर्फ ये मैं कहूँ कि 30+ की खवातीन जो हैं वो ब्लड प्रेशर की किसी भी हाई है या लो है उसकी इफेक्टिव, या सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात भी 16-17 ईयर्स के जो हमारे बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं, उनमें भी ये हो रहा था कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये मतलब क्या वजह है इतनी तेजी से हमारे बच्चों को इफेक्ट कर रही है? 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। देयर इज प्राइमरी हाइपरटेंशन जो कि आपकी लाइफस्टाइल और सॉल्ट इंटेक और इन सब चीज़ों की वजह से होती है, एंड देयर इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि कुछ रीनल कॉजेज़ की वजह से होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, और क्या कहते हैं कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से होती हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है वो हमें यंगर एज पे भी मिल जाती है। अच्छा। और उसमें ये होता है कि हमें वो कॉज रिमूव करें तो सही हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बच्चों में हम बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ भी देख रहे हैं, राइट? सो दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। सो अ चाइल्ड दैट विल बिकम डायबिटिक, वो मोस्ट लाइकली उनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि सॉल्ट इंटेक, प्रोसेस फूड इंटेक हाई होगा, तो वो उसकी वजह से, एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, मतलब हिलजुल बहुत कम होगी, तो वो फिर ब्लड प्रेशर की तरफ वो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वर्क्स towards giving them early onset blood pressure. इसमें मैं लास्ट में पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है कि मतलब लाइक कोई भी बच्चा जो कि सेट अ गुड एग्जांपल। देखिए, जो आप चाहते हैं आपके बच्चे करें वो पहले आप खुद करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सारा वक्त आईपैड या सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं करे, तो आप कोई एक्टिविटी खुद भी करें। अगर आप चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में जाए, आप खुद भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, उनके साथ वॉक करें, जॉगिंग करें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें। और फिर उसके साथ ये भी है कि आप अपनी खाना, a lot of parents will tell their kids कि भाई ये नहीं खाओ और खुद बैठ के बर्गर खा रहे होंगे। सारा बच्चा वो थोड़ी कभी भी करेगा जो कि आप नहीं कर रहे। और जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर बच्चा कहेगा अच्छा अम्मा ये करिए, अब्बा ये करे तो मैंने भी ये करना है। बेहद शुक्रिया सना, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना बड़ा ज़रूरी है, अपने ऊपर तवज्जो दें कि कहीं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है तो कहीं आपका लाइफस्टाइल तो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेके। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपके हफ्ते की बात करेंगे कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, यानी आपका थ्रू आउट वीक जो है वो कैसा रहेगा। इसमें आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं जी, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, किन चीज़ों से आपको थोड़ा सा गुरेज करना है। वो कहते हैं ना कि फ़लानी चीज़ से किनारा कशी कर लें जिस इस हफ्ते, फ़लाने रंग को पहनने से अवॉइड कर लें, फ़लानी चीज़ ख़रीदने से आपको मना कर दिया जाता है। तो ये फ़लानी जो चीज़ है ये कौन सी है और कौन सा सितारा जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन और ब्राइट है, कौन सा सितारा जो कि थोड़ा सा डेंजर जोन में है। टैरो कार्ड रीडर मरियम नसीम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग। जब भी हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग मरियम, जब भी हम बात करते हैं ना कि आपकी किस्मत का हाल कैसा रहेगा तो मुझे तो अपने हफ्ते को लेके थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा, ये वैसे हकीकत है कि जी रंग जो है आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके दिन पे बड़ा असर करते हैं कि जी आपने आप फलाना रंग पहना है तो अभी ये वाला रंग आपको नहीं पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए से तो मैं उस हद तक एग्री नहीं करती, बट बिल्कुल रंगों का हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे जो ओवरऑल हमारी खुशी है या हमारी फीलिंग्स है उनके ऊपर बहुत गहरा असर होता है।
तो जैसे रेड कलर है तो वो अगर आप पहने तो आपके अंदर एक पैशन आ जाता है, एक वाइटैलिटी आ जाती है। येलो रंग जो है वो अगर आप पहने तो आप लोगों में बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। इसी तरह हर रंग की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये है कि मैं उस स्कूल ऑफ मतलब थॉट से नहीं कि जिसमें आप बिल्कुल शन कर दें और किसी भी कलर को आप ना पहने, मगर रंग पहनने से फरक पड़ता है ना। देखिए मरीम, कुछ कलर्स होते हैं जो कि आपको रास आ जाते हैं। हम कहते हैं जी कि फलाना रंग बड़ा रास आता है। जैसे मुझे लगता है कि जब मैं अपना पसंदीदा रंग पहनती हूँ ना तो वो दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है, मगर क्या करें जी, वो पसंदीदा रंग के कपड़े ही बड़े कम है हमारे पास। जी महक, एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत पावरफुल एक है इंस्ट्रूमेंट। हम अपने आप को जब एक चीज को अश्योर करा लेते हैं तो वो चीज वैसे भी ऑटोमेटिकली एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है कि जब आप बिलीव करते हैं कि ये यूं होगा तो वो वैसा होना भी शुरू हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यस, इट मेक्स अ डिफरेंस। फर्क पड़ता है रंगों से, स्टोन्स पहनने से फर्क पड़ता है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक वाइब्स होती हैं जो कि असर करती हैं किसी ना किसी लेवल के ऊपर। सही, ठीक। और मरीम, इसी तरह कुछ नंबर्स होते हैं, वो कहते हैं ना ये तो नंबर्स की गेम है, कि कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आपके लिए बड़े लकी होते हैं। किसी का लकी नंबर 5 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 14 है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि जी आप किस तारीख को कौन सा काम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो इटसेल्फ एक पूरा का पूरा जो है डोमेन है। जिस तरह टैरो रीडिंग या हैंड रीडिंग एक पूरी डोमेन है, न्यूमरोलॉजी भी बहुत एक पूरी डोमेन है। तो उसके एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नंबर्स किस तरह से काम करते हैं। अच्छा मरियम, मुझे बताएं कि पूरे मंथ में कौन सी ऐसी डेट है, मतलब अमूमन ये कहते सुना या ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है कि अच्छा जी जो मिड डेट्स हैं, लाइक 17 है या 18 है, आप इस तारीख को कोई काम शुरू ना करें, तो आपकी क्या राय है कि कौन सी डेट्स ऐसी होती हैं कि जिन पे आपको अपने किसी भी काम का आगाज़ कर देना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ टैरो रीडर, तो इसलिए फिर भी कोई एक आपकी सोच तो है ना कि अच्छा ठीक है, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? अच्छा, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो हमारा ये जो कैलेंडर है इसकी डेट्स की बजाय जो मून की डेट्स हैं उस पे ज्यादा बिलीव करता है। पर्सनली मैं मून की डेट्स पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। लाइक मैं फुल मून की वाइब्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि उस दिन आप अगर किसी चीज की कंप्लीशन तक पहुंच रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। लाइकवाइज न्यू मून के साथ अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके आगे जाने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो मैं इस कैलेंडर की निस्बत जो है वो लूनर कैलेंडर की जो डेट्स हैं उनके साथ जो है ज्यादा रेजोनेट करती हूँ पर्सनली। ठीक है। मरियम, हमें ना आरिफ जमाल ने कराची से कॉल किया, वो अपने करियर के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। जी बताइए, उनका क्वेश्चन क्या है? जी, कि वो बेसिकली उनका सवाल ये है कि उनका करियर जो है वो कैसा रहेगा पूरा 2023 में, यानी जिस करियर से वो जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, क्या वही है या फिर ट्रैक चेंज करना चाहिए उन्हें अपना? बिल्कुल ठीक है जी, मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं आरिफ जमाल का करियर के हवाले से रीडिंग देखती हूँ। अच्छा, मुझे जो आरिफ जमाल का करियर है ओवरऑल उसके अंदर थोड़ी सी एक उनकी अप्रोच की चेंज नजर आ रही है। वो थोड़ा सा पहले अपने करियर के हवाले से बहुत ज्यादा मुझे पेसिमिस्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो खुद ही एक ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं और एक स्लम्बर था, एक वेट था जो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आरिफ को जो है वो अपने इमोशंस को साइड पे रख के अपनी पूरी लॉजिक के साथ और अपनी पूरी दिमागी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जो है वो अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है। और करियर पे अगर उनका करियर जो है वो किसी भी तरह से किसी दिमागी काम से रिलेटेड है या किसी तरह से किसी लॉजिकल काम से रिलेटेड है या कैलकुलेशंस या बैंकिंग या इस किस्म की उसी से रिलेटेड है, तो उसमें वो काफी हायर पोजीशन और काफी एक्सेल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं 2023 के अंदर। अच्छा। और इसके अलावा कोई फीमेल है, कोई लॉजिकल और बहुत ज्यादा प्रूडेंट फीमेल है जो उनके करियर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई मुझे नजर आ रही है। तो या आई सी अ करियर शिफ्ट, उनका ओवरऑल मूड भी पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्ट की तरफ जा रहा है, एक स्लम्बर खत्म हो रहा है और एक बेहतरी आती भी मुझे नजर आ रही है इंशाल्लाह 2023 में उनके करियर में। अच्छा मरियम, इसमें हमने अक्सर ये देखा ना कि आपके नाम से जुड़े कुछ सदकात होते हैं जो कि कहा जाता है कि जी ये फलाने दिन इस चीज़ का सदका करें क्योंकि आपके नाम का ये सदका निकलता है। तो प्लीज़ मैं चाह रही हूँ कि इससे मुतालिक भी आप थोड़ा सा हमें गाइड करें।
एक्चुअली महक, बिलीफ सिस्टम्स बहुत तरह के पाए जाते हैं और ये जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स है, लाइक टेरो इज अ स्पिरिचुअल टूल एज वेल, क्योंकि ये एक और डोमेन में काम करता है। तो बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो पर्सनली जो है वो मैं इन चीज़ों से डील नहीं करती, बल्कि मेरी जो टेरो रीडिंग्स है उनका मकसद ये होता है कि मैं क्लाइंट को या जो भी पर्सन मेरे पास आ रहा है उसको खुद एम्पावर करूं और उसको ये गाइड कर सकूं कि आपके अपने अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। लाइक टेरो एक प्रॉपर उस तरह से फॉर्चून टेलिंग टूल की बजाय आपको एक एम्पावर करने का और आपके दिमाग को खोलने का टूल है बेसिकली। ठीक है। अच्छा मरी, मुझे ये बताएं, ये टेरो कार्ड्स का जब हम बात करते हैं ना कि कार्ड्स के थ्रू हम आपकी किस्मत के बारे में बात करते हैं, ये लिंक उन 12 हाउस ऑफ स्टार्स से होते हैं कार्ड्स? नहीं, टेरो जो है वो इटसेल्फ एक बहुत कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो है जो एस्ट्रोलॉजी है उसका इन्फ्लुएंस भी है, न्यूमरोलॉजी का इन्फ्लुएंस भी है, ये जो कलर्स की आप बात कर रही थी, कलर्स का इन्फ्लुएंस भी है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस से मिलके ये जो है एक पूरा सेट बना है डिविनेशन का। लेकिन इटसेल्फ ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हर चीज से हट के एक मुकम्मल टूल है जो आपको हेल्प करता है। अच्छा ठीक, मरियम ठीक है। कराची से हमें जो है असफर खुर्शीद जो हैं वो पूछना चाह रहे हैं अपने करियर के हवाले से कि 2023 का जो साल है उनके करियर को लेके कैसा रहेगा। ठीक है, असफर खुर्शीद जी। ठीक। असफर खुर्शीद के सामने मुझे जी 2023 में थोड़ी सी चॉइसेस नजर आ रही हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट चॉइसेस नजर आ रही हैं। लाइक ही विल बी कंफ्यूज्ड कि कौन सी चीज उनके हक में बेहतर जाएगी, कौन सी चीज किसी चीज में उनको बहुत फायदा हो सकता है और किसी चीज में उनको नुकसान हो सकता है और कोई चीज बिल्कुल एक फैंटेसी भी निकल सकती है। तो अगेन वो भी मुझे एक इमोशनल डिसबैलेंस का शिकार नजर आ रहे हैं अपने करियर की जो है डिसीजंस को लेके। लेकिन जो चीज ऑटोमेटिकली उनकी जिंदगी में आती नजर आ रही है वो मुझे एक बहुत अच्छी ट्रांजिशन किसी बेहतरी की तरफ, शायद कहीं किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में उनकी जॉब हो सकती है, शायद कोई करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग उनकी जिंदगी में आ सकती है, या फिर करियर में ही एक बेहतरी की तरफ उनकी मूवमेंट जा सकती है। मगर ये जो चेंज है ये शायद उनको थोड़ा सा आइसोलेट कर दे। जो भी करियर में चेंज है वो उनकी जिंदगी में थोड़ी सी लोनलीनेस ले आए, लेकिन ओवरऑल एक बेहतर चेंज है। चेंज तो मरियम, चेंज तो वैसे आपकी जिंदगी में हमेशा जो है ना वो अच्छा ही होता है। वो कहते हैं चेंज होगा तो तब्दीली आएगी, तो थोड़ा सा आप एक अलग सोचेंगे। बेहद शुक्रिया मरियम, आप हमारे से गुफ्तगू कर रही थी। आज के प्रोग्राम से इतना, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।